हम गतिहीन और जड़ तो जरूर हुए थे, लेकिन अतीत के साथ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जुड़े हुए थे। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। जैसे एक नए युग का अंत मतलब एक नया जो युग होता है, समय होता है, उसका अंत होता है, और उसके बाद फिर उसके उस टूटे फूटे अवशेष पर, जैसे कोई पुराना मकान हो, उस पुराने मकान को यदि तोड़ दिया जाए तो जो नीचे का जो मलबा है उस मलबे को हटा करके साफ करके उसी स्थान पर एक नई बिल्डिंग खड़ी की जाती है। यही होता है ना। तो वैसे युग भी होता है, समय भी होता है। पुराना समय जब व्यतीत हो जाता है तो और नया समय शुरू होता है, तो अपने पुराने जो समय की नींव होती है उसी पर खड़ा किया जाता है। तो पूरी तरह से पुरानेपन से छूटता नहीं है, समाप्त नहीं हो जाता उसका रिश्ता। ठीक है। तो इस तरह से ये जो अतीत के साथ हमारा जो संबंध है ये टूटा नहीं है, भंग नहीं हुआ। ठीक है। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रह गए। पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागृत होना। यानी जब भारतीयों में वैज्ञानिक चेतना का जो विकास था, जब बंद हो रहा था या रुक रहा था, उस समय 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 पर बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे समाज सुधारक कह सकते हो, बहुत सारे संत कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हुए जिन्होंने नाता जो है भारतीयों के साथ, अर्थ क्या है, ओके थैंक यू। कोरोना वाला तो नहीं है। ओके। हाँ, पेज नंबर 8 है, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है। तो कह रहे हैं कि समय समय पर उसके साथ जो हमारा संबंध था वो ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म हो गया, वो बना रहा है। ठीक। और नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अब ये जो पुराना युग समाप्त हुआ है उसके स्थान पर नया युग शुरू हुआ, नया समय शुरू हुआ, नया दौर शुरू हुआ। तो लोगों ने एकदम से पुरानी चीजों को छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसमें से ऐसा होता है ना कि नई चीज जब आती है तो वो पुराने चीज को रिप्लेस कर देती है। होता है ना। जैसे आप पुराना चप्पल पहनते हैं, अब नया खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, पुराने पुराने को को रिप्लेस हटा कर देते देते हैं, नहीं हटा देते हैं, उसका प्रयोग हैं नहीं सब। करते। या फिर उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे बाथरूम में करते हैं उसका प्रयोग। या फिर कहीं बाहर जब जाते हैं, घर के अंदर प्रयोग नहीं करते हैं, बाहर कहीं जाना होता है जैसे खेत वेत में, तो वहां प्रयोग करने लगते हैं। कहीं उसको पहन करके आप किसी पार्टी में, फंक्शन इत्यादि में नहीं जाते। ऐसा होता है ना। यस यानी सर। पुराने के साथ सर। यस सर। कहीं न कहीं आप जो है उस पुरानी चीज को वर्तमान के साथ अनुकूलित करते हैं, पुरानी चीज को वर्तमान के साथ जोड़ करके प्रयास करते हैं कि वह पूरी तरह से समाप्त ना हो। ठीक है। यस सर। वैसे ही जब नया युग शुरू होता है तो वह पुराने को रिप्लेस करता है, लेकिन पुरानी हर चीज जो होती है अनुपयोगी नहीं होती है, वह सदुपयोगी भी होती है। तो हम उन पुरानी चीजों को क्या करते हैं, आधुनिक कर लेते हैं, उसको आधुनिक रूप दे देते हैं और उसको मानते चले आ रहे हैं। जैसे पूजा पाठ की परंपरा मान लो है, तो लोग पूजा करते हैं तो कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। जो भी अपना जिसका जिस धर्म का तीर्थ स्थल है उस तीर्थ स्थल पर लोग जाते हैं। ठीक। अब इस कोरोना काल में क्या हुआ, एक विपत्ति खड़ी हो गई कि लोग भीड़ नहीं यस लगा सर। सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना होगा, है ना, क्योंकि बीमारी के बढ़ने की संभावना है। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो इससे क्या हुआ, अब ये पुरानी जो परंपरा थी, कौन सी परंपरा, मंदिर में जाकर के दर्शन करना, पूजा पाठ करना, उसके स्थान पर एक नई परंपरा ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसको, पुरानी परंपरा को। अब ऑनलाइन दर्शन हो रहा है, ऑनलाइन आरती उतारी जा रही है। ये क्या है। हाँ, होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन दान भी दिया जाता है सर। यस सर, ऑनलाइन तो ऑनलाइन सब दान कुछ दिया कर दिया जाता है। जाता है, ऑनलाइन सब खरीदारी भी की जाती है। तो ऑनलाइन जो दर्शन है
वो मंदिर में जो है वो कैमरा, जैसे मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, है, जैसे अगर हमको प्रेजेंटेशन देना होगा तो मैं यस सर। प्रेजेंटेशन मोड में आ जाऊंगा, तो आपको किताब से सारी चीजें दिखाऊंगा, या फिर ड्राइंग वगैरह आप बहुत सारी चीज देखते होंगे तमाम विषयों में, है ना। तो वैसे वो पुजारी क्या करता है, कैमरा लगा दिया, ठीक, और ऐसे ही लिंक भेज दिया आपके मोबाइल पे, आप उसको ऑन, आप जो है जुड़ गए उसके साथ में, और वहां वो आरती उतारता है, ठीक, आरती उतार रहा है, और उसके बाद फिर वो आरती चल रही है, पूजा पाठ हो रहा है, और आप अपने मोबाइल सेट पर या लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, ठीक। उसी के अंदर जैसे आरती उतार रहा है, वैसे ही जो है लोग जो है अपना हाथ वाथ जोड़ के अपने घर में ही खड़े हैं, देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन दर्शन हुआ, है ना। यस तो सर। ये क्या हुआ, ये समय और परिस्थिति के अनुसार हमने क्या किया, उस परंपरा को एडॉप्ट कर लिया या उसको बदल दिया, अनुकूलित कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही जब नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीजों को रिप्लेस कर देती हैं, हटाती हैं, लेकिन पुरानी चीजें, हर चीज बेकार नहीं हो जाती है, उसको हम नए ढंग से, नए रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। यही बात कर रहे हैं कि उसको अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा, लेकिन उसकी अंतर वस्तु बदल गई, है ना। यस सर। चैटिंग नहीं करो, ठीक, पढ़ाई पे ध्यान दो। पहले ये देखो, कह रहे हैं कि पुराने पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रह गया, बाकी जो उसके अंदर की वस्तु बदल गई। पूजा पाठ तो वही है, वो बाहरी ढांचा हो गया, लेकिन अंदर का जो रूप क्या हो गया, वो चेंज हो गया। वो ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन डोनेट किया जा रहा है, ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन आरती उतारी जा रही है, सब कुछ हो रहा है ना। ऑनलाइन प्रसाद दिया जाता है। दिया जा रहा है, अरे वो भेज दिया जा रहा है घर पे सब कुछ, है ना, वो सब बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। तो यस ऐसी सर। लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। कह रहे हैं कि ऐसी इच्छा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सका है। भाई लक्ष्य तो निर्धारित है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं किया जा सका है, तो लोग उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करते रहेंगे ना, उसकी ओर लगातार प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन साथ ही साथ जो जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ क्या करते हैं, वो सामंजस्य भी स्थापित करते हैं। जैसे अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया अपने जीवन में कि हमको ये चीज प्राप्त करना है या ये करना है, तो आप जैसे प्रिपरेशन करने के लिए मान लो आप गए हो आईआईटी या मेडिकल या सिविल की तैयारी करने के लिए आप गए हो, ठीक है। तो फिर उसमें होता क्या है, आप उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, आप प्रयास करते हैं। और उस प्रयास के दौरान बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारे परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। तो अगर आपके अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा है, तो आप उस परिवर्तन से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि उसको, उसके साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके यस। अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। यस सर। अब जैसे यस सर। तैयारी करने के लिए आप गए हो, हैं, अब बारिश वारिश हो रही है, बाढ़ आ गई, फिर क्या होगा, बाढ़ आ गई, मान लो आपका कमरा पानी से भर गया, या आपका कमरा नहीं भरा, मान लो आपकी सड़क तक पानी आ गई, खूब ज्यादा पानी आ गया, अब आप जो है नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, नो सर। परिस्थिति बदल गई तो क्या छोड़ के भाग जाएंगे, आपका लक्ष्य क्या है, आप सिविल की तैयारी या मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप छोड़ के भागते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। वो सामंजस्य किस तरह से हो सकता है, जैसे मान लो पानी खूब ज्यादा भर गया, सब्जी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, तो जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं या जो मिल पा रहा है, आप जो रोज जो चीजें खा रहे हैं उससे अलग हट करके थोड़ा उसमें एडजस्ट करके काम करें। चलो ठीक है, आज हम
दो तरह की सब्जी नहीं बनाते, एक ही तरह की सब्जी बनाएंगे, हैं? ये क्या हुआ? यस सर। एडजस्ट करना हुआ। क्या हो सकता है, सब्जी नहीं है तो सोचते हो चलो यार चना है तो चना को ही कुछ कर लेते हैं, उसका कुछ बना लेते हैं, सोयाबीन है तो उसी का कुछ बना लेते हैं, कुछ टमाटर की ड्राई। चटनी। हाँ, कुछ भी इस तरह का बना करके आप क्या करते हैं, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते हैं। ठीक, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट होना पड़ता है। इस क्या होता है, हाँ, इससे ये जो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना क्या है, ये गतिशीलता है। ठीक है, ये यस गतिशीलता है, और इसी यस की वजह से हम पुराने और नई चीजों के साथ क्या करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हुए चलते हैं। क्लियर है ना इतना? यस सर। अब एक यस और सर। अच्छा उदाहरण और देते हैं आपको। अभी कई जगह कोरोना फैला हुआ है, कई लोगों के गांव में या उनके कस्बे में कोरोना फैला है। तो कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हो जाता है तो क्या होता है उस समय? ये बहुत कम आप सामान। बंद हो जाते हैं, घर में सर बंद हो बहुत, जाते हैं, यस सर, सर बहुत ज्यादा कम सामान मिल पाता है, सर सामान उसी में नहीं एडजस्ट करना पड़ता है, करना पड़ता तो है। मम्मी लोग क्या करती हैं? दुकान भी नहीं उसी खुलती। में एडजस्ट करती हैं। सर अब जो जो घर चीज में है, सामान जो होता है चीज नहीं उसी से मिल रही एडजस्ट है, करते हैं। क्या करेंगे? जो घर में है, देखती हैं हमारे किचन में क्या क्या आइटम है, और यस उससे सर। हमको 3 दिन जितने दिन का लॉकडाउन हो उसका कैसे हम एडजस्ट करके चला सकते हैं, प्रयास करते यस हैं ना? यस ऐसे ही सर। होता है। हाँ, उसी बात को कहा गया है। अब अगला है भारत की तलाश, पेज नंबर 9। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और स्मारक समझ रहे हो? स्मारक, प्राचीन स्मारक, सर इमारतें। पुरानी क्या होता है? इमारतें। यस पुराने सर। पार्क हो सकते हैं, पुराना स्तंभ हो सकता है, पुराने किले हो सकते हैं, यस सर। पुस्तक हो सकता है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। पुराने स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों, विगत मतलब बीती हुई, विगत का अर्थ क्या होता है? बीत चुकी। हाँ, जो संस्कृत जो हमने प्राचीन काल में या बीते हुए समय में जो हमने प्राप्त कर लिया है, वह हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धि है, सांस्कृतिक पहचान है, उसने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की। यानी भारत की क्या क्या चीज मैंने देखा, पहली चीज तो पुस्तकों में पढ़ा, दूसरी चीज क्या किया, प्राचीन स्मारकों को, है ना, जाकर प्राचीन देखा। स्मारकों को देखा। उसके बाद जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचरण, व्यवहार, ये सारी चीजें, धर्म वगैरह सब उसमें शामिल है, इनको हमने अध्ययन किया, इनको देखा। तो इससे मेरे समझ में आ गया कि भारत क्या है या भारत का स्वरूप कैसा है। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हुआ, मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, और ना ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझे जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति, और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। वर्तमान मतलब जिस युग की ये बात कर रहे हैं, जिस युग में 1932-40 में जिस समय ये किताब या पत्र लिखा जा रहा था, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय देश क्या था? अंग्रेजों के अधिकार में था, और अंग्रेजों ने भयंकर शोषण किया था देश का, हर तरह से लोगों का शोषण कर लिया था, भयंकर अकाल पड़ा था, कोलकाता में गरीबी थी, बहुत सारी चीजें थी। तो कह रहे हैं कि वर्तमान यानी नेहरू जी के लिए वर्तमान समय क्या हुआ, 1940 जिस समय एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, 1933 या 40 जो भी है, इन्होंने लिखा है, हाँ 1944 में लिखा है, ठीक है। कह रहे हैं उस समय यह हमारे लिए क्या है, मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए जो समय है, ये कैसा है? मध्ययुगीनता। मध्ययुगीनता का मतलब मिडिल क्लास थिंकिंग, मध्ययुगीन सोच, जो पिछड़ा सोच मान सकते हो, पिछड़े आदमी बहुत एडवांस नहीं सोचता है, पिछड़ी सोच मानी जा सकती है। मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी, उस समय भयंकर गरीबी भी थी, लोगों की स्थिति बहुत ही बुरी हो गई थी, और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता, और जो मिडिल क्लास के लोग थे वो थोड़े थोड़े आधुनिक होने का प्रयास कर रहे थे। हाँ जी, क्या है अरविंद पटेल? जो मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है,
वो थोड़े थोड़े अभी शुरू शुरू में आधुनिक होने का प्रयास कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत आधुनिकता दिख रही थी। वो सारा मिश्रण था। क्या क्या चीज का? पहली चीज तो भयंकर गरीबी थी, दुर्गति थी। दूसरी चीज क्या थी? पिछड़ी सोच थी। और तीसरी चीज, मिडिल क्लास के लोग जो थोड़े बहुत थे, वह जो है थोड़े थोड़े आधुनिक होने का प्रयास कर रहे थे। ये तीनों स्थितियां 1944 के दौर में, जिस दौर में ये लिखा जा रहा था, उस समय ये विशेषताएं पाई जा रही थी। मैं अपने वर्ग और अपने किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। कह रहे हैं कि मैं अपने वर्ग, यानी अब नेहरू जो थे बहुत एलिट वर्ग के थे ना, बहुत धनी थे। इनके पिता जो है हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, बहुत पैसा अच्छा कमाते थे, तो ये एक संपन्न परिवार से आते थे। कह रहे हैं कि मैं अपने जो मेरे टाइप संपन्न लोग थे, मैं उन लोगों का प्रशंसक नहीं था, उन लोगों का मैं बहुत अच्छा उनको नहीं मानता था। लेकिन देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो संघर्ष करना था, उस संघर्ष में जो मध्य वर्ग के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, नौजवान थे, उनकी ओर मैं निश्चित रूप से उम्मीद भरी निगाहों से देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है। मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, ये आधुनिक भी बनना चाहते हैं और पुरातन भी, दोनों चीजें हैं। कोई उदाहरण बताओ? पुरानी परंपराओं को मानने वाले, कोई उदाहरण बताओ? कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं ये सोचते हैं कि सर हम लोग आगे चल के विकास करें, हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के अच्छे बन जाएं, हम अच्छी गाड़ी खरीद लें, मतलब सर आधुनिक बनने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ पुरातन भी अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम शहर जाएंगे, शहर जाके सर ये आधुनिकता का परिचय देते हैं, लेकिन कहते हैं हम ज़्यादा अपने गाँव से ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम गाँव से जुड़े रहेंगे, जिससे खेती होती को भी कभी न कभी आते जाते रहें सर, इससे पुरातन को भी जोड़े रहेंगे। हाँ ठीक है, वो अपनी पुरानी संस्कृति के साथ, सांस्कृतिक पहचान जो है, अब जैसे बहुत हाई फाई सोसाइटी में चले जाओ, है ना, तो उनका जो पहनावा है या खान पान है, रहन सहन है, तो मिडिल क्लास का आदमी देखता है तो क्या कहता है, कितने बेशर्म लोग हैं, ऐसा पहनावा पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, पब और पार्टियां करते हैं, है ना, शराब की पार्टियां करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहते हैं। ये मिडिल क्लास आदमी सोचता है ना। यस और सर। ये भी मानता है कि वो जो हैं बहुत हाई फाई सोचा, वो बहुत ही आधुनिक हैं। तो मिडिल क्लास आदमी आधुनिक बनना चाहता है, इस मामले में पढ़ा लिखा भी हो और सुसंस्कृत हो और सभ्य हो। इसके साथ साथ वह चाहता है कि वह अपनी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके साथ भी वह जुड़ा रहे, है ना। यानी वो बीच वाली स्थिति होती है, आधुनिकता उसको अपनी ओर खींचती है और जो पुरातन पंथी वाली बात होती है उसको अपनी ओर खींचती है। जो उसके संस्कार होते हैं ना, जो हमारे मध्य वर्ग के संस्कार होते हैं, उसको अपनी ओर खींचते हैं। यस ठीक, सर। तो इस तरह से वह अपने आप को बड़ा जकड़ा हुआ सा महसूस करता है। वो खुल करके कोई आचरण नहीं कर पाता, ना तो वो पूरी तरह से आधुनिक हो पाता है, ना पूरी तरह से वो एकदम पुरातन हाँ पुरातन वाला हो पाता है। मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता है और खुद तरक्की और विकास करना चाहता है। अंग्रेजी शासन के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी। अब अंग्रेजी शासन का होने के कारण उसके वो आधुनिक भी नहीं हो पाया और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा तरक्की भी नहीं कर पाया। इसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ, उसके मन में विद्रोह की भावना आ गई। लेकिन यह जो चेतना थी विद्रोह वाली, उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रोक दिया था। यानी जो अंग्रेजों का शासन, विद्रोह तो था लेकिन अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह पिसता तो रहता है, सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्स, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून, सबके बीच में पिसता रहता है, लेकिन विद्रोह की भावना भी मन में रहती है, लेकिन वो कभी सड़क पर नहीं आ पाता है ना। ये चीज मिडिल क्लास लोगों के साथ है, क्योंकि वो सोचता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हमारी ये चीज बिक जाएगी, हम जो है बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें सोचता है। लेकिन वही जो खेतिहर वर्ग होता है या फिर मजदूर वर्ग होता है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता।
पाने की उम्मीद में संघर्ष करता है, लेकिन खोने के लिए उसके पास कुछ होता नहीं, इसलिए वो सड़क पर पहले आता है। मध्य वर्ग जो होता है बहुत बाद में आता है, वो अपनी चारों तरफ पहले सुरक्षा चक्र सही कर लेता है, तब जाकर कोशिश करता है कि हाँ अब ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो ये अंग्रेजी शासन के प्रति इनके मन में विद्रोह तो जरूर था, लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जिसने हमें रौंद दिया था, जिसने हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, उसके खिलाफ इन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये बड़ी बात है। अब इसमें देखो, ये मध्य वर्ग जो होता है ना, बड़ा मतलबी और अवसरवादी होता है। वह उसका जब शोषण होता है तो उसको बुरा तो समझता है, लेकिन उस शोषण वाली व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहता, बल्कि चाहता है कि जो शोषण कर रहा है उसकी जगह हम चले जाएं, हम शोषण करना शुरू कर दें। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, ठीक है। उसको जो है ये लोग चुनौती देना या उखाड़ फेंकने वाली बात सोच ही नहीं सकते थे, इनके वश की बात नहीं थी, क्योंकि इनके मन में भी बड़ा अवसरवाद और लालच भरा हुआ था ये मध्य वर्ग के मन में। तो ये मध्य वर्ग के लोग ऐसे ही होते हैं, तो लालची किस्म के होते हैं, स्वार्थी होते हैं। वह चाहते तो हैं कि शोषण खत्म हो, लेकिन उनका शोषण खत्म हो, दूसरे का शोषण भले ही वो करें। ये चीज है। अगला पैराग्राफ है, नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। अब ये कह रहे हैं मध्य वर्ग के प्रति हम तो एक तरह से निराश ही हो चुके थे। अब क्या हुआ कि नई ताकतें, जो बहुत सारे लोग, नई ताकतें जनता के बीच से ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए और उनकी ओर हमारा ध्यान गया। तो हमने हमारी समझ में ये आया कि ये ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों की तरफ हमारा ध्यान गया। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसको लगभग भूल ही गए थे। कह रहे हैं ये जो युवा बुद्धिजीवी थे, जिनमें स्वयं नेहरू जी भी शामिल थे, यंग थे और बुद्धिमान तो थे ही, पढ़े लिखे तो थे ही, इनके साथ इनकी लीडरशिप में बहुत सारे युवा नेता थे जो पढ़े लिखे थे, है ना। तो पहली बार उन लोगों का परिचय गांव के लोगों से हुआ, ग्रामीण आंदोलन से हुआ। इसके पहले इनको समझ में ये आता था कि ये जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो सक्षम है हर तरह से, यही लोग आंदोलन करेंगे, जबकि इन लोगों से इनको निराशा मिली। एक बिल्कुल नए तरीके के लोग जो है सामने आए, जो गांव से जुड़े हुए थे, और ये लोग पहली बार इनको समझ में आया कि इस तरह के लोग जो हैं ये हमारे देश को के स्वतंत्र कराने के लिए ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं। कह रहे यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। क्या कह रहे हैं कि पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल गए थे या उसे बहुत ही कम अहमियत देते थे। नए जो नेता थे उस समय के पढ़े लिखे, ग्रामीण भारत को तरजीह नहीं देते थे, क्योंकि ग्रामीण भारत में तो वैसे भुखमरी फैली हुई थी। ठीक है, तो देश की लगभग ज्यादातर आबादी तो भुखमरी से पीड़ित थी, और उनको भुला देना, उनके अस्तित्व को नकार देना, ये क्या था? यह हमारे मूल्यों और निष्कर्षों, यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी या हमारी नैतिक मॉरल वैल्यूज के लिए एक प्रश्न चिन्ह था, है ना। क्योंकि देश के नागरिक वो भी थे। अगर हम उनको सिर्फ इसलिए अपना नागरिक ना समझें कि वो गरीब हैं और पीड़ित लोग हैं, किसान लोग हैं, और इस वजह से उनको हम देश का नागरिक ना समझें, तो ये क्या हुआ? हमारी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश की। अब नेहरू जी कह रहे हैं अब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश करना शुरू किया, और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुआ। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ। कुछ लोग ग्रामीण समुदाय से तो पहले परिचित थे, लेकिन हम नहीं परिचित थे, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल एक एक्साइटमेंट वाली स्थिति थी। पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, लेकिन उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में नहीं थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधताओं के साथ वास्तविक अस्तित्व है। कह रहे हैं आम जनता की अवधारणा का मतलब यह हो गया कि कुछ लोग आम जनता को मतलब सिर्फ मध्य वर्ग को समझते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। ठीक है, मेरे लिए जो है भारत क्या है?
अपनी समस्त विविधताओं के साथ जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो समस्त लोग भारतीय हैं या भारत है, यही भारत की पहचान है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों को नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी। शायद इसीलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण, और इसके साथ ही उसमें एक प्रकार की दृढ़ता है और अंतर्शक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। यानी जब ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं भारत के स्वरूप को समझने के लिए, तो वे निराश नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को और उसकी पहचान को बचाए रखने वाले लोगों को पाया। कह रहे हैं पिछले 200 वर्षों में उन्होंने इसने उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गांव के किसानों, मजदूरों, नौजवानों ने जो अत्याचार झेला, अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ अत्याचार झेला, बहुत कुछ तो समाप्त हो गया उसके कारण, लेकिन बहुत कुछ फिर भी अभी बचा हुआ था, और वो बचा हुआ चीज बहुत ही सार्थक है, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो निरर्थक भी हैं और कष्टकारी भी हैं। ठीक है, अब अगला है भारत माता। अब भारत माता की जय के नारे लगाते हैं ना सब लोग। यस सर। कभी सोचा है भारत माता कौन है? यस सर, सोचा है। हाँ, भारत माता कौन है? सर जब आप भारत माता की जय बोलते हो तो आपके मन में क्या इमेज बनती है? भारत माता हमारे देश की धरती है, जिसमें हम लोग नहीं, देश तो है, देश कोई भारत नाम है तो भारत माता बोलते हैं। इमेज क्या बनती है? हमारी भूमि। यस सर। अच्छा, यस सर। चलो ठीक है, नेहरू जी बता रहे हैं आगे भारत माता कौन है। कह रहे हैं अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता था तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की, और साथ ही भारत की। अब हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा भाई? सर सिंधु नदी के नाम पर। सिंधु नदी हाँ, किनारे रहते थे, उसी से हिंदू। सिंधु नदी को इंडस बोलते थे। यूनानी लोग जब आए ना, यूनान से जो लोग आए तो उन्होंने इंडस बोला, इंडस नदी बोला। यस सर। और इंडस से इंडिया। इंडिया बना था। इंडिया। यस सर। और जब Yes. अरब लोग आए तो वो स का उच्चारण नहीं करते थे, तो ह बोलते थे, उसको हिंदस बोला। ठीक Yes, है, sir. यस सर। तो हिंदस से sir. हिंदुस्तान बोला उन्होंने। और उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दिया। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू नाम दिया। ठीक है, नदी के Yes, नाम sir. पर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये अब भारत जो नाम पड़ा वह एक बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भरत। ये Yes, जब आप sir. Yes. अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो उसमें शकुंतला और उनका विवाह राजा दुष्यंत। यस सर। तो राजा दुष्यंत और So Dushyant. और शकुंतला की कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम। उन्हीं के पुत्र थे भरत, भारत। यस, के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। भारत पड़ा। ठीक है, तो कह रहे हैं मैं Yes, इन sir. दोनों की ही चर्चा करता था, हिंदुस्तान की और भारत की। भारत की जो जाति के संस्थापक भारत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया। कह रहे हैं मैं गांव में ही अक्सर ऐसा पूछ करता था, हिंदुस्तान और भारत दोनों की चर्चा करता था। कह रहे हैं शहरों में मैं कम किया हूँ क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक थे, पढ़े लिखे थे। तो उन आधुनिक और पढ़े लिखे लोगों को कैसे भाषण की आवश्यकता होती थी? एकदम दमदार भाषण, एकदम जोशीले वाले भाषण की आवश्यकता होती थी। ठीक, लेकिन जो गांव में लोग थे तो गांव के लोगों को किस तरह के भाषण की जरूरत थी? उनको ज्ञान की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। ठीक है, उनको ज्ञान की आवश्यकता थी, इसलिए उनके बीच में जब मैं चर्चा करता था तो उनको भारत के बारे में जानकारी देता था, उनसे पूछता भी था। ठीक है, चैटिंग फिर शुरू हो गई है। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि शहरों में दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, लेकिन सीमित नजरिए वाले किसानों को, यानी जिनकी समझ क्या थी, कम थी, सीमित थी,
उनको मैंने इस महान देश के बारे में बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अब किसानों को जब इस संघर्ष के लिए जब तैयार करना है तो जरूरी है कि हम ये बताएं कि ये संघर्ष हम क्यों कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के साथ संघर्ष हमारा क्यों हो रहा है, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। ये सारी बातें हम जब तक हम तब बताएंगे नहीं तब तक फिर वो लोग हमारे साथ आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उनको भारत के बारे में बताना पड़ता है, भारत क्या है, हमारा देश कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है, ये सारी चीजें बतानी पड़ी। Yes, और ये बताना पड़ा कि कैसे इसका हर हिस्सा एक दूसरे से अलग होते हुए भी भारत है। जैसे नॉर्थ ईस्ट भारत से बिल्कुल अलग है, साउथ बिल्कुल अलग है, नॉर्थ बिल्कुल अलग है साउथ से, है ना। लेकिन ये सब अलग होते हुए भी ये क्या है, सबका सब भारत। ये चीज हमको बताना बहुत जरूरी था ताकि गांव के लोग भी इस देश की विशालता के बारे में और इसकी एकता और अखंडता के बारे में समझें, उसकी महानता के बारे में समझें, ताकि उनके दिलों में देश के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो और इसको स्वतंत्र कराने के लिए वो लोग क्या करें, संघर्ष करने के लिए आगे आए। कह रहे हैं मैंने क्या किया इसके लिए, कह रहे मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जो भी किसान थे उन किसानों की समस्याओं की जानकारी दी। तो पूरे देश भर में लगभग किसानों की समस्याएं एक ही समान है, क्यों है कि नहीं है? यस सर। देश भर में जो किसान हैं उन किसानों की समस्याएं लगभग एक समान ही है, क्योंकि उन सबको खेतों में डालना है, बीज चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता है, सारी चीजें हैं। और सब किसान जो होते हैं लगभग सब बैंकों के कर्ज में, साहूकार के कर्ज में डूबे हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि चाहे आप उत्तर में रहते हो, दक्षिण में रहते हो, तमिलनाडु के किसान हो या फिर आंध्रा और केरल के किसान हो या फिर नागालैंड और मणिपुर और त्रिपुरा और असम के किसान हो या फिर गुजरात के कच्छ में रहने वाले हो या फिर कश्मीर के रहने वाले हो या यूपी के रहने वाले हो, एमपी के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, ये सारे के सारे किसान, इनकी समस्याएं क्या है, एक ही तरह की हैं। ठीक है, और फिर क्या बताया, और स्वराज, स्वराज मतलब होता है अपना राज्य, अपना शासन, उसके बारे में भी ये बताया। यह जो अपना शासन होगा यानी अंग्रेजों के जाने के बाद जो देश में शासन व्यवस्था स्थापित होगी वह सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के द्वारा नहीं की जाएगी, बल्कि पूरे भारत देश की जनता के लिए होगी और जनता के द्वारा ही शासन किया जाएगा। ये मैं उनको बताता था। मैंने उनको सुदूर, सुदूर मतलब बहुत दूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास, खैबर पास मतलब खैबर दर्रा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा। ठीक है, वहां से उस समय भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, बात समझ रहे हो ना। तब हमारी जो बॉर्डर सीमा थी वो अफगानिस्तान थी, पाकिस्तान नहीं था उस समय। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने अपने देश के किसानों को खैबर दर्रा से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी आप लोगों में कोई गया होगा, वो भारत का अंतिम छोर है। yes, ठीक है, sir. वहां तक के लोगों, वहां तक की जो मेरी यात्रा थी उन लोगों के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में मैंने उनको बताया। और मैंने उनको यह भी बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक ही जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं एक समान थी। जैसे समस्याएं क्या थी, गरीबी, किसान गरीब थे, पूरे भारत के किसानों की यही हालत है, कर्ज में डूबे हुए थे, निहित स्वार्थ यानी उनका वो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। निहित स्वार्थ मतलब जो काम कर रहे थे उसमें अपना फायदा देखेंगे, जाहिर सी बात है गरीब आदमी है तो फायदा अपना देखेगा ही, वो दान पुण्य तो नहीं करेगा, ऐसे छोड़ देगा। जमींदार, जमींदारों के और महाजनों के द्वारा जो कर्ज उनको दिया जाता है उस कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे वो सारे अत्याचार सब के सब पीड़ित थे उससे। भारी लगान उन पर लगाया गया था और टैक्स लगाए गए थे, पुलिस के अत्याचार भी किसानों पर किए जाते थे। ठीक है, ये सब के सब जो समस्याएं थी वो सब की सब एक समान थी, और इन समस्याओं को एक विदेशी शासन ने हमारे ऊपर क्या किया था, आरोपित किया था। साथ ही साथ यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, और ये मैंने किसानों को बताया कि इस तरह से राहत यानी इन सब चीजों में, कर्जों में आसानी आनी चाहिए,
गरीबी से मुक्ति होना चाहिए, जमींदार और महाजन के अत्याचार से मुक्ति होना चाहिए, पुलिस के अत्याचार से मुक्त होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें मिलना चाहिए। और ये तब होगा जब हम संपूर्ण भारत को एक मान करके चलें और संपूर्ण भारत के लोग इस विदेशी शासन के खिलाफ एकत्र होकर के क्या करें, संघर्ष करें। ये हम जब उन किसानों से बता रहे थे तब उन किसानों के मन में इस देश के प्रति एकता और अखंडता का भाव जागा। वो समझ गए कि हम सिर्फ यहाँ किसान नहीं हैं, बल्कि हमारे जैसे पूरे देश में बहुत सारे किसान हैं जो हमारी ही तरह तमाम की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी और उनकी समस्याएं एक हैं और इन समस्याओं का कारण भी एक ही है, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी व्यवस्था। तो हम यदि एक हो जाएंगे और अंग्रेजों को भगा देंगे तो हमारी समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना? आज पेज नंबर 11 पर इतना रहने देते हैं। ठीक है? और कुछ तो नए लोग भी जुड़े हैं आज, कुछ 27-26 लोग, आज 2 लोग कुछ नए जुड़े हुए हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। और बाकी जो लोग हैं उनसे मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस समय 10 लाख की संख्या पार हो गई है कोरोना वायरस की। ठीक है? हाँ, तो इसलिए फालतू में अनावश्यक आप ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदारी में, आप प्रयास करिए कि कोई रिश्तेदारी में आए भी नहीं और आप कहीं रिश्तेदारी में जाइए भी नहीं। अभी टेवा में करीब 8 पेशेंट मिले हैं, टेवा गांव में। वो कहीं नहीं जाते थे, लेकिन हुआ क्या है, उनके घर कोई पेशेंट मेहमान आ गया था कानपुर से, वो आया और इन सबको कोरोना देके चला गया। तो इस तरह से आप क्या करना है, आप कोशिश करिए कि किसी के यहाँ आप ना जाएं। ठीक है? किसी के संपर्क में नहीं आए। जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होता तब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। जान है तो जहान है, जान है तो बहुत सारे रिश्तेदारों से बाद में मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो अगर कोई कोरोना से टें बोल गया ना तो फिर तो स्वर्ग में मुलाकात होगी सबसे। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। ठीक है? हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करिए। अगर कोई जाता भी, अगर आप नहीं, आपके घर के लोग भी जा रहे हैं बाहर, तो क्या करना है, उनसे बोलिए कि मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर को यूज करें। और जब बाहर से आते हैं, जैसे मान लो कोई सामान लेकर के आ गए, सब्जी लेकर के आ गए, तो सब्जी वगैरह लेके आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सीधे ले आकर के आप अपने घर में फ्रिज में डाल दीजिए सब्जी को, या फिर सब्जी की टोकरी में डाल दीजिए।